पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है। ये अब तक बनाया गया सबसे महंगा प्रोजेक्ट है, जिसकी कीमत है $150 बिलियन। यहां अंतरिक्ष यात्री हर दिन 16 बार सनराइज और सनसेट देखते हैं। आइए जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कैसे बना, इसे क्यों बनाया गया और इसके फ्यूचर के बारे में क्या प्लान्स है। साथ ही कुछ दिलचस्प फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ऐसा स्पेस लैब है जो हमेशा पृथ्वी के ऑर्बिट में रहता है और वहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ये नासा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रोस्कोस्मोस रशिया, ESA यूरोप, जक्षा जापान और CSA कनाडा के बीच मिलकर चलाया जाता है। ISS का निर्माण 1998 में शुरू हुआ था और ये स्पेस में ही असेंबल किया गया। ये काफी बड़ा है, 73 मीटर लंबा और 67 मीटर चौड़ा, और इसका वजन लगभग 4,19,725 किलोग्राम है। ISS 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के ऑर्बिट में घूमता है और 16 बार पृथ्वी के आसपास एक दिन में घूम लेता है। इस स्टेशन के अंदर प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स हैं, जिसमें लिविंग क्वार्टर, लैब्स, एक जिम और एक जबरदस्त कुपोला विंडो भी है, जहां से एस्ट्रोनॉट स्पेस का व्यू एंजॉय करते हैं। इस स्टेशन के पास 8 बड़े सोलर पैनल्स हैं, जो 75 से 90 किलोवाट पावर जनरेट करते हैं, जो लाइफ सपोर्ट और साइंटिफिक सिस्टम्स को चलाने के लिए जरूरी होती है। परमानेंट स्पेस स्टेशन का आइडिया 1980 में दिया गया था और प्रेसिडेंट रेगन ने 1984 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। 2000 से यह स्टेशन कंटिन्यूसली ऑक्यूपाइड है, जो इसे दुनिया का सबसे कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम बनाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का हिस्ट्री और डेवलपमेंट काफी इंटरेस्टिंग है। यह प्रोजेक्ट 1980 के शुरुआत में शुरू हुआ था, जब दुनिया के बड़े स्पेस एजेंसीज ने मिलकर एक परमानेंट स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान बनाया। तब कोल्ड वॉर के दौरान यह प्रोजेक्ट ईस्ट वेस्ट के बीच के कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप का सिंबल भी बन गया था। 1993 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया ने अपने अपने स्पेस स्टेशन प्लान्स को मर्ज करके ISS का प्लान बनाया। 1995 से 1998 के बीच फेज 1 के अंडर शटल मीर मिशन के जरिए ISS के लिए प्रेपरेशन शुरू हुई थी, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के जॉइंट फ्लाइट्स थे। फिर नवंबर 1998 में ISS का असेंबली स्टार्ट हुआ, जिसमें शटल और रशियन रॉकेट्स का यूज किया गया। जरिया मॉड्यूल, जो कि ISS का पहला कंपोनेंट था, 20 नवंबर 1998 को लॉन्च हुआ था, जो ISS को इनिशियल पावर, गाइडेंस और कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा था। दिसंबर 1998 में यूनिटी को लॉन्च करके जरिया के साथ डॉक किया गया, लेकिन यहां एक बड़ी दिक्कत आ गई। दोनों मॉड्यूल के डॉकिंग सिस्टम एक जैसे ही नहीं थे। मतलब जारिया के पास रूसी स्टाइल डॉकिंग पोर्ट था और यूनिटी के पास अमेरिकन स्टाइल। ये ऐसे थे जैसे एक प्लग यूरोप का हो और दूसरा सॉकेट इंडिया का, आपस में फिट ही नहीं होते। अब सोचो, करोड़ों डॉलर खर्च हो चुके हैं और दो पार्ट्स आपस में जुड़ ही नहीं रहे। तो सॉल्यूशन क्या निकाला गया? नासा ने बनाया PMA, प्रेशराइज्ड मेटिंग अडेप्टर। ये एक खास एडॉप्टर था जो दोनों मॉड्यूल्स को जोड़ने में मदद करता था, बिल्कुल वैसे जैसे हम फोन चार्जर के लिए कन्वर्टर लगाते हैं। और फिर 6 दिसंबर 1998 को स्पेस में पहली बार जरिया और यूनिटी को जोड़ दिया गया। ISS बनने की ये पहली बड़ी कामयाबी थी, जिसके बाद ISS का जॉइंट असेंबली का काम शुरू हो गया। उसके बाद कई इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स को ऐड किया गया, जैसे 12 जुलाई 2000 को ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल लॉन्च हुआ, जो लाइफ सपोर्ट, कंट्रोल और प्रोपल्शन प्रोवाइड करता था। 7 फरवरी 2001 को डेस्टिनी लैब लॉन्च हुआ, जो US का मुख्य रिसर्च लैबोरेटरी था। फिर 16 सितंबर 2001 को पियर्स डॉकिंग कंपार्टमेंट लॉन्च हुआ, जिसमें एयरलॉक और डॉकिंग पोर्ट जोड़ा गया। 23 अक्टूबर 2007 को हार्मनी लॉन्च हुआ, जो US के लैब्स को जोड़ने के साथ साथ डॉकिंग पोर्ट्स भी प्रोवाइड करता था। 7 फरवरी 2008 को कोलंबस लैब ESA द्वारा लॉन्च हुआ और ये यूरोप का पहला लैबोरेटरी मॉड्यूल था। फिर 10 नवंबर 2009 को पॉइस्क मिनी रिसर्च मॉड्यूल रशिया लॉन्च हुआ, जिसमें एक और डॉकिंग एयरलॉक और लैब स्पेस जोड़ी गई। 8 फरवरी 2010 को ट्रांक्विलिटी और क्यूपला इंस्टॉल हुआ। इसमें लाइफ सपोर्ट, जिम और 360 डिग्री का विंडो था। 18 मई 2010 को रासवेट शटल डिलीवर्ड हुआ, जिसमें डॉकिंग पोर्ट और कार्गो स्टोरेज भी जोड़ा गया। 6 दिसंबर 2020 को बिशप एयरलॉक इंस्टॉल किया गया। फिर 21 जुलाई 2021 को नौका लैब लॉन्च हुआ और यह रिसर्च मॉड्यूल पियर्स को रिप्लेस करने के लिए था। 24 नवंबर 2021 को प्रीचल नोड लॉन्च हुआ, जिसमें 5 डॉकिंग पोर्ट्स थे, जिससे रशियन सेक्शन में और अधिक सामान जोड़ा जा सका।
26 नवंबर 2022 को रोल आउट सोलर अरेज लॉन्च हुए, जिससे नए पावर विंग्स इंस्टॉल किए गए। फिर 6 जून 2023 को रोल आउट सोलर अरेज लॉन्च हुए, जिससे आईएसएस के लिए और भी सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए गए ताकि स्टेशन की एनर्जी सप्लाई और बढ़ सके। स्पेस, जहां सब कुछ तैरता हुआ लगता है, जहां चीजें वैसा काम नहीं करती जैसे जमीन पर होती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके साथ कुछ अजीब और यूनिक प्रॉब्लम्स भी आती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जिनका सामना अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के निर्माण के दौरान करते थे और उन प्रॉब्लम्स के लिए खोजे गए फैबुलस सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 1। सोचिए, आईएसएस को जोड़ने गए एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक कर रहे हैं। स्क्रू ड्राइवर हाथ में है, स्क्रू भी है, लेकिन जैसे ही टाइट करने जाते हैं वो बस घूम जाता है, टाइट होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी होती है, मतलब आपका शरीर भी हवा में तैर रहा होता है। नासा ने इसके लिए एक स्पेशल टूल बनाया, टॉर्क रिंच, जो स्पेस के लिए कस्टमाइज था। यह टूल इतना स्मार्ट था कि बिना एस्ट्रोनॉट को घुमाए स्क्रू को सही टॉर्क के साथ टाइट कर देता था। प्रॉब्लम नंबर 2। अब आईएसएस कोई मोबाइल शॉप तो है नहीं कि टूटा और अगले दिन इंजीनियर भेज दिया। स्पेस में तो हर छोटा काम भी जिंदगी और मौत का मामला बन सकता है। नासा ने सोचा, अगर हम रिपेयर करने कोई भेज नहीं सकते तो क्यों ना एस्ट्रोनॉट्स को ही सब कुछ सिखा दे। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स को सर्जन से लेकर प्लम्बर तक की ट्रेनिंग दी गई। और सबसे मजेदार बात, नासा ने एक 3D प्रिंटर भी स्पेस स्टेशन पर भेज दिया। अब अगर कोई स्क्रू, पैनल या पार्ट टूट भी जाए तो नया वही बना लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजा, लेकिन वहां जाकर एक अजीब प्रॉब्लम सामने आई। ग्रेविटी ना होने की वजह से जो आम बॉल पॉइंट पेन होता है वो स्पेस में लिख ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी स्याही नीचे ग्रेविटी की वजह से आती है, लेकिन स्पेस में तो माइक्रोग्रेविटी होती है, वहां स्याही नीचे नहीं गिरती, जिससे पेन यूजलेस हो गया। कुछ लोगों ने बोला पेंसिल यूज कर लो, लेकिन पेंसिल के साथ 2 बड़ी प्रॉब्लम्स थी। पेंसिल की नोक टूटने पर जो पाउडर उड़ता है वो स्पेसक्राफ्ट के सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में घुस सकता था। पेंसिल की लकड़ी और ग्रेफाइट ज्वलनशील होते हैं और आग पकड़ सकते हैं, यानी पेंसिल भी स्पेस के लिए सेफ नहीं थी। एक प्राइवेट बिजनेसमैन पॉल फिशर ने सोचा, क्यों न ऐसा पेन बनाया जाए जो ग्रेविटी पर डिपेंड ना करे। तो उन्होंने बनाया फिशर स्पेस पेन। इसमें नाइट्रोजन गैस से प्रेशर डाला गया। इसकी इंक थिक और ऑयल बेस थी, और ये उल्टा सीधा पानी में, आग में, कहीं भी लिख सकता था। नासा को यह आइडिया पसंद आया। नासा ने इस पेन को 1967 में टेस्ट किया और फिर 1968 में अपोलो 7 मिशन, जो अक्टूबर 1968 में लॉन्च हुआ, में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ। अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर किए गए रिसर्च एंड स्टडीज की, जो सीधे हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंसानी शरीर की। नासा ने एक बहुत दिलचस्प स्टडी की, ट्विन स्टडी। इसमें एक जुड़वा भाई को धरती पर रखा गया और दूसरे को भेजा गया स्पेस में। फिर देखा गया कि दोनों के शरीर में क्या फर्क आया। पता चला कि स्पेस में इंसानी डीएनए, इम्यून सिस्टम और यहां तक कि दिमाग भी बदल जाता है। यह रिसर्च आज हेल्थ और स्पेस मेडिसिन में बहुत काम आ रही है। अब आते हैं बैक्टीरिया पर। आपने सोचा होगा कि स्पेस में तो सब कुछ कमजोर होगा, लेकिन नहीं। कुछ बैक्टीरिया जैसे सैल्मोनेला स्पेस में और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, मतलब स्पेस में इनकी ग्रोथ तेज होती है। तो इसका क्या फायदा? इसका फायदा यह हुआ कि साइंटिस्ट ने इससे बेहतर एंटीबायोटिक्स बनाई और हॉस्पिटल्स में इंफेक्शन कंट्रोल पहले से ज्यादा अच्छा हुआ। सोचिए, स्पेस में नया पानी कहां से आएगा? आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स अपने पसीने और यूरिन को ही रिसाइकल करके साफ पानी बनाते हैं। हाँ, थोड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन यह टेक्नोलॉजी अब धरती पर भी काम आ रही है, खासकर उन इलाकों में जहां पीने का साफ पानी मिलना मुश्किल है। डिजास्टर रिलीफ कैंप्स, दूर दराज के गांव और कई डेवलपिंग कंट्रीज में अब यह टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। सबसे कमाल की बात, स्पेस से धरती की निगरानी। नासा ने कुछ खास टूल्स बनाए हैं, जैसे एकोस्ट्रेस और जीडीआई। ये धरती के टेम्परेचर, जंगलों की कटाई और कार्बन लेवल्स को मॉनिटर करते हैं। मतलब हम स्पेस में बैठकर धरती का हाल देख सकते हैं, कहां सूखा है, कहां आग लगी है, या कहां पर ग्लोबल वार्मिंग का असर ज्यादा है। इससे सरकारों को बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है। आईएसएस सिर्फ एक स्पेस स्टेशन नहीं है, ये एक उड़ता हुआ साइंस लैब है, जिसने हमारे हेल्थ सिस्टम, वाटर टेक्नोलॉजी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को नई दिशा दी है। और यही कारण है कि स्पेस में किया गया हर छोटा कदम धरती के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो रहा है। फिल्म ग्रेविटी 2013
देखने में तो शानदार है, लेकिन अगर आप साइंस और रियल स्पेस मिशन को थोड़ा भी समझते हैं तो आपको इसमें कई बड़ी गलतियां साफ नजर आएंगी। खासकर वो सीन जब डॉक्टर रयान स्टोन सोयूज। सबसे पहली बात, अंतरिक्ष में ऑर्बिटल मैकेनिक्स बहुत जटिल होते हैं। आईएसएस, सोयूज और टाइंगोंग अलग अलग कक्षा में होते हैं और हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे एक छत से दूसरी छत पर कूद सकते हों, लेकिन हकीकत में हर ऑर्बिटल ट्रांसफर के लिए दिनों की प्लानिंग, सटीक कैलकुलेशन और फ्यूल बर्निंग की जरूरत होती है। द क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स। इस मूवी में आईएसएस जैसा एक स्पेस स्टेशन दिखाया गया है जिसमें लोग आर्टिफिशियल ग्रेविटी की मदद से आराम से जमीन पर चल रहे हैं, जैसे पृथ्वी पर हों। असली आईएसएस में कोई आर्टिफिशियल ग्रेविटी नहीं होती। एस्ट्रोनॉट्स हर वक्त फ्लोट करते हैं और चलने के लिए दीवारों को पकड़कर खुद को धकेलते हैं। आर्टिफिशियल ग्रेविटी सिर्फ थ्योरी में है या स्पिनिंग स्पेस स्टेशनों में, जो अभी तक रियल में बने ही नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे स्पेस में की गई रिसर्च ने हमारी जिंदगी आसान बना दी। हेल्थ से लेकर पानी तक और बैक्टीरिया से लेकर क्लाइमेट तक, स्पेस साइंस हर जगह क्वाइटली रेवोल्यूशन ला रही है। अब सोचिए, ये तो सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। स्पेस की दुनिया में ऐसे हजारों राज छुपे हुए हैं। और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो लाइक जरूर करिए, कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा कौन सा फैक्ट पसंद आया, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, अगर आपने अब तक नहीं देखा तो जरूर देखिए मेरा अगला वीडियो, जिसमें बताया गया है कि कैसे सुनीता विलियम्स महीनों तक स्पेस में फंसी रही और आखिरकार धरती पर कैसे वापस आई। मिलते हैं अगले वीडियो में।